हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि नर्वस रेगुलेशन जो होता है वो कार्डियक एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है। तो आज अपन उसी एक्सट्रिंसिक फैक्टर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो केमिकल्स होते हैं वो कार्डियक एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। तो देखते हैं अपन केमिकल रेगुलेटर्स इन कार्डियक एक्टिविटीज। केमिकल रेगुलेटर्स की अगर अपन बात करें तो इसको अपन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैटाइन, देन हार्मोन, एंड द लास्ट वन इज, फर्स्टली अपन बात करेंगे जो कैटाइन की बात करेंगे। कैटाइन के अंदर अपन Na+, K+ इन सब की बात करेंगे। हार्मोन्स के अंदर अपन देखेंगे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलाइन इन सब का इफेक्ट। और लास्ट में देखेंगे अपन मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स। तो ये 3 चीज होती है मेनली केमिकल रेगुलेटर्स, जो कि अपने आप में केमिकल है। कैटाइंस भी केमिकल हैं, हार्मोन्स केमिकल हैं सही, और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी केमिकल्स की सीरीज में आते हैं। तो अब आज इनमें देखें कि ये सब जो कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं, हार्ट बीट होती है, कार्डियक आउटपुट होते हैं, उनके ऊपर अपना क्या असर दिखाते हैं, उनको कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, कैसे करते हैं। तो अपन एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कैटाइन को। फर्स्ट लिस्ट में अपन आएंगे वह कैटाइन। कैटाइन स्टैंड करता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स के लिए, जो भी आयंस होंगे उनके लिए। तो इसके अंदर अपन मेनली देखते हैं वो आते हैं एक तो पोटेशियम और एक आता है सोडियम और एक आएगा पोटेशियम। दोनों ही जो आयन होते हैं वो हार्ट, अगर इनका नंबर बढ़े या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हार्ट के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो जो हार्ट बीट होंगी, कार्डियक एक्टिविटीज होंगी वो स्लो डाउन होंगी, इनकी रेट कम होगी। इसीलिए अपन देखते हैं अगर Na+ आ रहा है तो हार्ट रेट कम होगी। हार्ट रेट कम हुई, कॉन्ट्रैक्शंस भी स्लो होंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्लो। ठीक है। जो पोटेशियम आयन होता है वो कंपिटिटर होता है कैल्शियम आयंस का। कंपटीशन शो करेगा ये, कंपटीशन विद कैल्शियम आयन। ये है पॉइंट इसमें याद रखने का कि जो पोटेशियम आयन होंगे वो कंपटीशन शो करते हैं कैल्शियम आयंस के साथ। अब अगर कोई चीज कंपीट कर रही है किसी भी चीज को तो वो उसके असर को कम करती है, स्लो करती है या फिर डिक्रीज करती है अपन बोलने तो अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोटेशियम आयन बढ़ रहे हैं तो फाइनली कैल्शियम आयंस का जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा होगा, कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दिक्कतें आएंगी, उनकी रेट कम हो जाएगी। तो फाइनली जो होगा वो हार्ट रेट कम होगी एंड कॉन्ट्रैक्शंस भी कम होंगे। तो ये 2 पॉइंट थे मेनली, एक तो सोडियम का, एक पोटेशियम का। दोनों ही जो होते हैं वो हार्ट रेट को कम करने में अपनी जो होती है इंपोर्टेंस शो करते हैं। और जो पोटेशियम आयन होता है वो कंपिटिटर होता है कैल्शियम आयंस का। K+ इज ए कंपिटिटर ऑफ कैल्शियम +2 आयंस। तो ये कंपीट करेगा कैल्शियम +2 के साथ, और दोनों ही हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट एंड कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। वो अपन देखते हैं आगे, कैल्शियम की बात करते हैं एक बार।
कैल्शियम प्लस टू जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। अपने अभी देखे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है उनको इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर हार्ट रेट बढ़ाता है। यानी कि अपनी जो इसका जो रोल होता है वो मेनली रोल शो करेगा ये सिस्टोल के अंदर। अब अगर कैल्शियम प्लस टू आयन एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, यानी कि कैल्शियम प्लस टू बहुत ज्यादा हो गए, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कैल्शियम रिगर। कैल्शियम रिगर, इसी का दूसरा नाम होता है सिस्टोलिक अरेस्ट, आल्सो नोन एज सिस्टोलिक अरेस्ट। इसका मीन क्या होता है कि अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम प्लस टू आयंस बहुत ज्यादा हो गए तो फिर हार्ट के अंदर सिस्टोल बहुत ज्यादा रेट से होंगे। अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम प्लस टू आयन अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं तो जो कंडीशन क्रिएट होगी वो होगी कैल्शियम रिगर की कंडीशन। इसको याद रखेंगे आप। इसी का दूसरा नाम है सिस्टोलिक अरेस्ट। यानी कि ये जो कंडीशन होती है, हार्ट जो होता है वो सिस्टोल के अंदर ही अरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद काम करना बंद करेगा और फाइनली जो भी एनिमल उसकी डेथ हो जाएगी। ये होता है इसका मतलब, सिस्टोल में ही अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट वहीं पे रुक जाएगा सिस्टोल के टाइम पे ही। और ये एक इरिवर्सिबल का मैकेनिज्म होती है, इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार अगर हो गया तो फिर हो गया, फाइनली एनिमल की डेथ ही होगी इसके अंदर। तो ये पॉइंट याद रखने का है इसमें, कैल्शियम रिगर या फिर सिस्टोलिक अरेस्ट, जब कैल्शियम प्लस टू आयंस बहुत ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर। अब अपन देखते हैं इसमें हॉर्मोन्स का इफेक्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये आयंस का इफेक्ट था। इसमें अपन ने देखा कि सिस्टोल को इंक्रीज करते हैं कैल्शियम प्लस टू आयन, तो इसी तरह अपन बोल सकते हैं कि भाई जो डायस्टोल को इंक्रीज करेंगे वो करेंगे सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस। तो अपन अगर लिखें एक बार कि सिस्टोल इंक्रीज करने में हेल्प करेगा कैल्शियम प्लस टू, एंड डायस्टोल की अगर बात करें तो इसके अंदर हेल्प करते हैं सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आयंस। ये एक पॉइंट है इसके अंदर, सीधा सीधा अपन याद रख सकते हैं ऐसे। अब अपन चलते हैं हॉर्मोन्स की तरफ। हॉर्मोन्स सेकंड पॉइंट था इसी का। पहला अपन ने देख लिया कैटाइन, दूसरा आता है हार्मोन। इसको अपन अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें पहला अपन लिखते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन एंड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक साइड अपन ने लिखे हैं एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन एंड ग्लूकागोन। इधर की साइड अपन लिखते हैं खाली एसिटाइल कोलिन। ये है, एक साइड अपन ने लिखे हैं एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन एंड ग्लूकागोन, एंड दूसरी साइड अपन ने लिखे हैं एसिटाइल कोलिन। अब ये ऐसा अपन ने क्यों लिखा, ये जो हॉर्मोन्स की सीरीज है या फिर ये जो ग्रुप है ये इफेक्ट शो करता है अपना पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट अपन कल देख चुके हैं क्या होते हैं। क्रोनोट्रोपिक मींस हार्ट बीट बढ़ाए, या फिर हार्ट बीट का जो रिलेशन होता है वो क्रोनोट्रोपिक से होता है, एंड जो कॉन्टेक्टाइल स्ट्रेंथ का जो रिलेशन होता है वो होता है आयनोट्रोपिक का। तो अगर ये सब बढ़ रहे हैं या फिर ज्यादा हैं तो फाइनली इनका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अपने इस तरह से, यानी कि पॉजिटिवली क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिवली आयनोट्रोपिक। और एसिटाइल कोलिन जो है इसका अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा नेगेटिवली। अगर ये ज्यादा है तो इफेक्ट शो करेगा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक
नेगेटिव आइनोट्रोपिक। यानी कि एसिटाइलकोलिन अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो नेगेटिवली गोनाडोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब कि जो हार्ट बीट को या फिर हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को कम करने की कोशिश करेगा। अगर एसिटाइलकोलिन ज्यादा है तो वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ, हार्ट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन है उनको भी कम करने की कोशिश करेगा। ये सब ज्यादा है तो ऑब्वियसली जैसे कि अपन देख रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं अपना, तो ये हार्ट रेट, हार्ट बीट या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। यानी कि ये बढ़ेंगे तो ये दोनों बढ़ेंगे, ये घटेंगे तो ये दोनों घटेंगे, ये बढ़ेगा ये दोनों कम होंगे, ये घटेगा ये दोनों ज्यादा होंगे। इसका उल्टा इफेक्ट है, ये पॉजिटिवली शो करते हैं, ये नेगेटिव शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स। थर्ड वन इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिड एंड तो इसके अंदर अपन देखते हैं बॉडी में खूब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं, कंटिन्यूस चलती हैं, उनके एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं फाइनली। और जो जो बनते हैं उनमें से मैं लिखता हूँ 2-3 यहाँ पे। जैसे एक तो CO2 आप सब जानते हैं, एक बनता है H+ आयन, और जो आता है CO2 हो गया H+ एंड लैक्टिक एसिड, मेनली अपन ये लेते हैं। तो ये अगर बनते हैं बॉडी के अंदर तो फाइनली ब्लड स्ट्रीम में अगर आए तो पीएच को करेंगे कम। यानी कि अगर ये ज्यादा बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जैसे CO2 बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का, H+ का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो फाइनली पीएच कम करेंगे। अगर पीएच कम हो रही है तो जो हार्ट रेट होगी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ होगी, इनको इंक्रीज करेंगे। ये आप याद रखें, मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स अगर बढ़ते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो फाइनली वो हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अपन ने देख लिए। इसके अंदर एक एक करके कैटायंस का इफेक्ट देख लिया, हार्मोन्स का इफेक्ट देख लिया एंड मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स का इफेक्ट देख लिया। तो इसके साथ साथ अपन ने जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थे वो भी आज खत्म कर लिए। तो अब अपन शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के, 1-2, उसके बाद देखते हैं। अपन शुरू करते हैं हाइपरटेंशन। अपन ने कुछ दिन पहले ब्लड प्रेशर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है ये चीज। अगर जो भाई ब्लड प्रेशर है ये क्रोनिक कंडीशन में हाई रहे, क्रोनिकली ज्यादा रहे। क्रोनिक और एक्यूट दो टर्म्स होती हैं। क्रोनिक का मतलब होता है कोई चीज बहुत लंबे समय से अगर चली आ रही है बॉडी के अंदर। अपन अगर बोले क्रोनिक इन्फेक्शन, इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हो बहुत टाइम से शरीर के अंदर। और अपन बोले एक्यूट, एक टर्म होती है इसकी उल्टी, एक्यूट। अगर बोले अपन एक्यूट इन्फेक्शन है तो कोई हाल फिलहाल हुआ है या फिर कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो ये दोनों है। तो अगर हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज अपन ने देखी थी 120/80, इससे ज्यादा है, मान लेते अपन 140/90 है, ये है बहुत लंबे टाइम से, तो उसको बोलते अपन हाइपरटेंशन की कंडीशन। नॉर्मली इसमें देखते हैं अपन, मान लेते हैं 140 या फिर इससे ज्यादा हो लंबे टाइम तक। और अगर डॉग कैट्स की बात करें, डॉग्स एंड कैट्स, इनमें अपन लिख सकते हैं 160/100। ये हो अगर बहुत लंबे टाइम तक तो अपन बोल सकते हैं कि इस एनिमल में हाइपरटेंशन की कंडीशन है। और जो हाइपरटेंशन का रेशियो होता है वो एनिमल टू एनिमल स्पीसीज वाइज वेरी करेगा। अब जैसे कि बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स जैसे अपन लेते हैं, बर्ड्स
उनकी नॉर्मल रेंज ही 225/140 होती है। 225 जो होती है वो सिस्टोलिक वैल्यू होती है, 140 जो होती है वो डायस्टोलिक वैल्यू होती है। तो अब इनमें अगर इनमें कंपैरिजन करें तो काफी अंतर है ब्लड प्रेशर का। तो इसलिए जो हाइपरटेंशन की वैल्यू होगी वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगी, एनिमल टू एनिमल वेरी करेगी, स्पीसीज वाइज अगर बात करें तो इसलिए अपन जनरली मानते हैं 140/90 या इससे ज्यादा है काफी लंबे टाइम से, और डॉग एंड कैट में 160/100 अगर है या फिर इससे ज्यादा है लंबे समय से, तो अपन बोलते हैं कि हाइपरटेंशन की कंडीशन है। अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी जो होता है उसका अपने को कॉज नहीं पता कैसे हुआ है वो, या फिर अपन लिखते हैं रीजन अननोन, रीजन अननोन, ये है प्राइमरी हाइपरटेंशन। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ये दूसरी जो बीमारी होती है बॉडी के अंदर उनके साथ ही एसोसिएट होता है कि भाई अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको पूरे पूरे चांस है हाइपरटेंशन भी होगा। किसी को लंबे टाइम से अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है शरीर में, तो भी उसके चांस है कि जो हाइपरटेंशन है वो ज्यादा होगा। तो ये एसोसिएटेड विद अदर डिजीज, एसोसिएटेड विद अदर डिजीज, जैसे कि कोई भी किडनी डिजीज हो, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज हो किसी को, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर बोले अपन हाइपरथायरॉयडिज्म। ये है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है वो एसोसिएटेड होती है, मतलब उसका कोई रीजन अननोन होता है, पता नहीं चलता कैसे होगी। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो कोई अदर बीमारी अगर बॉडी में तो उसकी वजह से अपने आप देखने को मिलती है। जैसे कोई लंबे टाइम से कोई किडनी की बीमारी चल रही हो, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन हो, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल काफी टाइम से ज्यादा हो बॉडी के अंदर, तो अपने को सेकेंडरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा उस जगह पे। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन बात करेंगे एक बार इसमें, साइन एंड सिम्टम। तो इसके अंदर जो अपने को देखने को मिलेगा वो एक तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये अपन ने पहले बात कर चुके हैं इसकी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की। अगर जो वेंट्रिकल्स उनका साइज बढ़ जाए उसी को बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी कि वेंट्रिकल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल साइज से ज्यादा हो रहा है, तो वो टर्म आती है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और इसमें देखने को मिलता है वेसल्स वॉल जो होती हैं, वेसल्स वॉल वो लार्ज हो जाती हैं। ब्रेन जो होता है उसमें इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिलेगा। जो आई होती हैं उनसे प्लाज्मा का सीक्रेशन देखने को मिलेगा अपने को। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं बॉडी के अंदर जो अपने को देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, वेंट्रिकल का साइज बढ़ा हुआ देख पाएंगे अपन। वेसल्स की जो वॉल होती है वो मोटी हो जाएंगी। अगर वेसल्स की वॉल मोटी हो रही है तो फाइनली जो लुमन होगी वो सकड़ी हो जाएगी या फिर नैरो हो जाएगी। ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल काइंड ऑफ एडिमा देखने को मिलेगी, और जो आईज होती हैं उनसे प्लाज्मा सीक्रेशन शो होगा अपने को। तो ये कुछ सिम्टम्स थे हाइपरटेंशन के। इसके बाद देखते हैं अपन हार्ट फेलियर। अब देखते हैं अपन हार्ट फेलियर। तो अगर बॉडी में किसी भी कारण की वजह से कोई भी रीजन रहा हो
जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाएं अगर, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से फाइनली कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको बोलते हैं अपन हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी खो दें। सीधे सीधे शब्दों में अगर अपन बोलें कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी को लूज कर दें, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है हार्ट के अंदर वो बोलते हैं हार्ट फेलियर। फाइनली अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हुए तो उसके बाद जो कंडीशन आएगी वो आएगी कार्डियक जो आउटपुट है वो भी स्लो हो गया, और इसी को अपन बोलेंगे कार्डियक आउटपुट अगर कम हो रहा है तो इसको एक नाम दिया जाता है, वो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये पॉइंट है इसके अंदर कि अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो जो टर्म आएगी वो आएगी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा अपने को। जनरली जो हार्ट फेलियर होता है जनरली वो देखने को मिलता है अपने को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं, कोई डिजीज कंडीशन हो, लेकिन जनरली अगर अपन 100 केस को माने, 100 केस के अंदर अपने को यानी कि बोले 70-80% केस के अंदर अपने को जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर शो हो रहा है हार्ट फेलियर, अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर हार्ट फेलियर शो हो रहा है तो उसको एक टर्म दी जाती है, वो होती है कोर पल्मोनेल। ये याद में रखें, यहाँ पे मेमोरेबल पॉइंट है ये। एक बार देखते हैं इसको फिर से। हार्ट फेलियर होता है यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी लूज कर दें, उसी को बोलते हैं अपन हार्ट फेलियर। उसके बाद की जो कंडीशन आती है वो आती है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट का कर्व जो कम होना है उसी को टर्म दी जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और जो हार्ट फेलियर जो होता है वो जनरली देखा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन अगर बाई चांस ही राइट वेंट्रिकल के अंदर शो हो रहा है हार्ट फेलियर तो इसी को टर्म देते हैं कोर पल्मोनेल। ये आप याद में रखेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे व्हाट इज शॉक एंड इट्स टाइप्स। सो थैंक यू सो मच।